हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अपना भी इसमें सहयोग दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में पुस्तकालय गाँव या किताबों का गाँव के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ गाँव को, जैसे लेखक गाँव या डॉट डॉट बहुत सारे गाँव हैं, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर आगे। तो इन्हीं गाँव में से एक हमारा गाँव है कि उत्तराखंड में पुस्तकालय गाँव या किताबों का गाँव। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि थोड़ा टाइपिंग में क्या हो रहा है कि पीडीएफ को जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत आ रही है, तो शब्दों का थोड़ा-सा हेर-फेर रह सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए आपसे। तो पहला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड में पुस्तकालय गाँव या किताबों का गाँव के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है, आप लोग भी देखिए 20 में से आपको कितने आप प्रश्नों का आपको उत्तर आया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन करना अपने इस जो भी मेरा एक प्रयास है, तो क्योंकि मैं भी प्रयास कर सकूँ कि आपको और बेहतर से बेहतर प्रश्नों को देने के लिए। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपके 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आपका पहला आपका जो उत्तर है कि पुस्तकालय पुस्तकालय गाँव या किताबों का गाँव, जिसे हम जानते हैं मणिमुह गाँव, जो कि हमारा है रुद्रप्रयाग में। थोड़ा जान लेते हैं हमारे जो पुस्तकालय गाँव है मणिमुह। तो लिखा है देखो कि उत्तराखंड में मणिमुह गाँव या रुद्रप्रयाग जिले में है, जिसे पुस्तकालय गाँव या किताबों का गाँव के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न विषयों की किताबें उपलब्ध हैं। और हमारा गाँव घर फाउंडेशन के तहत पुस्तक मंदिर स्थापित कौन से किए गए हैं? इसके अतिरिक्त थानो गाँव को देहरादून के पास लेखकों का गाँव बनाया गया है, जो साहित्यकारों को एक साथ लाने का एक मंच है। तो देखो, आपको 2 पता चल गए क्या? एक तो लेखकों का गाँव, जो कि आयोग ने पूछा भी है, थानो गाँव, और एक आपको नया प्रश्न मिला आज कि पुस्तकालय गाँव या किताबों का गाँव के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो ये है हमारा मणिगुह या मणिमुह, जो भी होगा, मणिगुह गाँव, जो कि हमारा कहाँ पर रुद्रप्रयाग में है। देखिए, कुछ आपके गाँव हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपका रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे कि हमारा मिनी यूरोप बोलते हैं धानाचूली को, और हमारा लोन गाँव है हमारा है गंगी गाँव, और बुआरी गाँव हमारा होता है मथौली गाँव, पनीर गाँव हमारा है रौतों की बेली, और थानों का गाँव जो हम बोलते हैं लेखक गाँव, और हर्बल गाँव घेंस गाँव, और एरोमा गाँव हमारा धार पायाकोटी, और फिट इंडिया गाँव हमारा सिरकोट गाँव। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे गाँव हैं जिन्हें विकसित किया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में सुर्खियों में रही लाठी आर्ट है। देखिए, लाठी आर्ट इनका इंस्टाग्राम पेज है, तो काफ़ी चर्चित रही थी, और आने वाले समय में आप लोग ऐसे प्रश्नों को ज़रूर एग्जाम में देखेंगे। लाठी आर्ट का संबंध किस महिला से है? तो आपके पास ऑप्शन होते हैं 4, तान्या कोटनाला, और नंदा सती, मेनका जुयाल, और कंचन जदली। तो देखिए, जो हमारा लाठी आर्ट था, इनका संबंध हमारा है कंचन जदली से। तो हम जब बात करते हैं कि इनका क्या संबंध है, इनका देखो निवास है पौड़ी गढ़वाल से हैं ये, और इनकी उपलब्धि इसलिए बहुत ज़्यादा रही थी क्योंकि इन्होंने वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के सिर पर सजी टोपी के लिए ब्रह्म कमल डिजाइन कौन सा हमारा किया था। और आप लोग सर्च मार लीजिएगा गूगल पर कि लाठी आर्ट कैसा हमारा एक चित्र है। तो देखिए, इसी के साथ मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के नाम भी आपके सामने लिखे हैं, जैसे कि ढोल गल बोलते हैं हम वर्षा बड़वाल को, लाठी आर्ट किसे बोलते हैं कंचन जदली को, और कीवी मैन हो गया सगत सिंह मेहरा, और मांगल गल बोलते हैं नंदा सती को, और रिंगाल मैन हो गया राजेंद्र बड़वाल, पिरुल वुमेन हो गया मंजू शाह, और स्नो गर्ल बोलते हैं मेनका जुयाल को, और भूली कला यह तान्या कोटनाला। लगभग लगभग लाठी आर्ट और भूली आर्ट और लाठी आर्ट दोनों अलग अलग सेम है, फिर भी आप लोग एक बार सर्च में आके देख लीजिएगा क्या, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की संभावना होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए, इनको आप जरूर नोट कीजिएगा।
तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में बहुचर्चित फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद, देखिए एक फिल्म आई थी अभी हाल ही में 2024 के आसपास, मीठी माँ को आशीर्वाद किस पर आधारित है? और निम्न कथनों पर विचार करें। तो अपने विचार आप साझा कीजिए। ये पूछना चाह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो यह मूवी उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित थी, बिल्कुल ठीक है। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को दिखाया गया है। उत्तराखंड का खान पान, जो कि हमारे उत्तराखंड का जो प्रारंभिक बोलूँ या पौराणिक बोलूँ या मैं उसको बोलूँ जो हमारा कल्चर था खान पान का, जैसे कि भटके डुबके हो गए, गहत के डुबके हो गए या झोली भात हो गया, बहुत सी चीज़ें थी हमारे उत्तराखंड के अंदर, आज भी हैं। तो इसको भी दर्शाया गया है और महिला सशक्तिकरण को भी इसमें दर्शाया गया है। पलायन कैसे रुके, इसको नहीं दर्शाया गया है। तो इसके ऑप्शन कौन से सही होंगे? ये होंगे 1, 2, 3 सही। इसका बी आंसर हमारा सही होगा। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि छठी अस्कोट आराकोट यात्रा, एक आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि 2024 में अस्कोट से आराकोट यात्रा हुई थी, जो कि अस्कोट, पिथौरागढ़, आराकोट, उत्तरकाशी 2024 में जो यात्रा हुई थी उसकी थीम क्या थी? यह प्रश्न हमारा यहाँ पर है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्रोत से संगम, संगम से यात्रा, यात्रा से केदार या केदार से गंगोत्री। तो इसका जो संगम था हमारा वो था, इसका जो थीम थी वो था स्रोत से संगम। तो इसका जो हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 में यह हुई थी, इसकी थीम थी स्रोत से संगम। और कुछ महत्वपूर्ण बातें, इस यात्रा का आयोजन प्रति 10 वर्ष में होता है, आप लोग को पता है। और वर्तमान तक की सभी यात्रा में शामिल होने वाले एकमात्र हमारे व्यक्ति हैं शेखर पाठक जी। और शेखर पाठक की ही पुस्तक का इस यात्रा के दौरान एक विमोचन हुआ था, मतलब इन्होंने किताब लिखी थी इस यात्रा के दौरान, जो कि हमारी किताब है यात्रा किताब हिमांक और क्वथनांक। कभी पूछ सकता है कि हमारा यात्रा किताब हिमांक और क्वथनांक हमारी किसकी पुस्तक है? तो यह शेखर पाठक की। हमारा अगला प्रश्न है कि 5वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो 4 प्रश्न हैं, हिमालय बद्री, हिमालयन बास्केट और हिमालयन हिमाद्री और हिमालयन अचूक। माफ़ी चाहूँगा, रुकिए थोड़ा सा। सॉरी, थोड़ा सा ये कभी हिल जाता फ़ोन तो ये दिक्कत हो गई थी। तो बात चल रही थी कि उत्तराखंड में जो दूध, दही, पुदीना है, ऐसे कृषि उत्पादों को खरीद कर उनसे अलग से जो उत्पाद बनाया जाता है, इसकी सप्लाई करने के लिए हिमालयन बास्केट एक योजना हमारी चलाई गई है, जिसका बी आंसर हमारा सही है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा हिमालयन बास्केट के बारे में, आप पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिखा है देखो कि हिमालयन बास्केट उत्तराखंड में शुरू किया गया एक उद्यम है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों जैसे दूध, दही, पुदीना को खरीदकर उनसे चुरपी मतलब कठोर चीज़ और घी जैसे उच्च मांग वाले उत्पाद बनाना और उन्हें विदेशों में निर्यात करना है, और जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिले। यह पहल स्थानीय किसानों को समर्थन देती है और उन्हें नए आर्थिक अवसर प्रदान करती है, खासकर डेयरी और कृषि क्षेत्र में। तो बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है हमारा, हिमालयन बास्केट क्या है करके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आने वाले प्रश्नों में। और छठा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड क्षेत्र में बानर सेना आंदोलन कब हुआ था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि बानर सेना आंदोलन ऐसा हमें उत्तराखंड के आसपास देखने को मिला था जब कुछ आंदोलन चले थे हमारे। तो इसका सही हमारा आंसर है वह है सी, 1930। क्या था, कैसे था, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको आजकल कुछ डिटेल देने की। तो लिखा है देखो कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड विशेषकर नैनीताल क्षेत्र, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ सकता है कि जो बानर सेना था यह विशेषकर किस जिले या किस क्षेत्र से हमारा जुड़ा हुआ था? तो नैनीताल से जुड़ा हुआ था। उस टाइम के तत्कालीन हमारे एनडी तिवारी, उस टाइम के 13 वर्ष के एक युवा थे। इन्होंने क्या किया था देखो, एनडी तिवारी ने महज 13 वर्ष की आयु में किशोरों को संगठित कर बानर सेना का गठन किया। यह संगठन प्रभात फेरी, विदेशी कपड़ों
का बहिष्कार और रैलियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाता था और जिससे तत्कालीन प्रशासन क्या हो गया, हमारा परेशान हो गया। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं वह यह है, देखिए कि यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी वानर सेना मतलब बच्चों की सेना और मंजरी सेना मतलब बालिकाओं की सेना, आपको दो प्रश्न बन सकते हैं कि वानर सेना किससे संबंधित थी और मंजरी सेना किससे संबंधित थी। तो वानर सेना बच्चों से थी और मंजरी सेना सिर्फ बालिकाओं से थी। और जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी हमारी निभाई, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। हमारा 7वां प्रश्न है कि राज्य से संबंधित डाक टिकटों पर विचार कीजिए और गलत का चयन करें। तो देखिए विष्णु देवी शाहपत डाक टिकट 1921 में 2021 में जारी हुआ था, बिल्कुल सही है। और हेमवती नंदन बहुगुणा पर 2014 में हुआ था, गलत है क्योंकि 2018 में इन पर जारी हुआ था। और हमारा तीसरा इसका जो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत पर 2015 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और पंडित नैन सिंह रावत पर 2004 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा गलत क्या हो गया, हमारा बी हो गया हेमवती नंदन बहुगुणा 2014 वाला, क्योंकि 2018 में जारी हुआ था। तो जब बात करते हैं देखिए कुछ महत्वपूर्ण हमारे डाक टिकटों पर कि उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, हालांकि कुछ व्यक्ति इसमें उत्तराखंड से अलग भी हैं। तो जब बात करते हैं कि विष्णु देवी शाहपत डाक टिकट 2021 में जारी हुआ और हेमवती नंदन बहुगुणा पर 2018 में जारी हुआ, सुमित्रा नंदन पंत पर 2015 में जारी हुआ और पंडित नैन सिंह रावत पर 2014 में जारी हुआ, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर 3 बार आज तक डाक टिकट जारी हो चुका है, 1965, 1988 और 2014। और स्वामी राम तीर्थ पर हुआ था 1966 और स्वामी श्रद्धानंद पर हुआ था 1970, आदि शंकराचार्य पर हुआ था 1989। और कुछ महत्वपूर्ण और भी व्यक्ति मैंने शामिल इसमें किए हैं, जैसे कि श्री राम शर्मा आचार्य 1991 और महादेवी वर्मा 1991 और राहुल सांकृत्यायन भी 1993 और चंद्र सिंह गढ़वाली 1994। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, व्यक्तियों पर डाक टिकट पहले भी पूछे गए हैं, आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। और जब बात करते हैं कि विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 9 अक्टूबर को, जो कि 1969 से हमारा क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो डाकघर हमारा है वो है हमारा हिक्किम, जो कि हमारा हिक्किम कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो 8वां हमारा प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न बहुत हमारा महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है कि शिल्पकार सुधा आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो टमटा सुधारणी सभा की स्थापना 1905 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना 1911 में हुई थी, थोड़ा सा बिल्कुल गलत है क्योंकि शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना 1913 में हुई थी। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की उपस्थिति में 1913 में जनेऊ धारण कार्यक्रम नैनीताल में होता, बिल्कुल सही है। तो अच्छा, ये तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया, दूसरा हमारा क्या है, गलत है, और तीसरा हमारा क्या है, सही है। और चौथा देखते हैं हम, चौथा प्रश्न हमारा चौथा क्या है कि पौड़ी चौथकोट में आर्य समाज की स्थापना 1925 में आर्य समाज पंडित खुशीराम आर्य ने की थी, ये गलत है क्योंकि बिल्कुल चौथकोट में आर्य समाज की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन इन्होंने कौन सा नहीं की थी, ये की थी केसर सिंह रावत ने। मैंने आपको देखो कुछ लिखा भी होगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल लिखा है। तो जब बात करते हैं कि कौन से हमारे ऑप्शन सही है, तो देखो पहला सही था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था, चौथा गलत था। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, केवल 1 व 3। कुछ बातें देखो जान लेते हैं। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना 1905 में हुई थी और शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना 1913 में हुई थी। और लाला लाजपत राय की उपस्थिति में 1913 में जनेऊ कार्यक्रम नैनीताल में हुआ था और गढ़वाल में जनेऊ कार्यक्रम 1920 में हुआ था। 2 बातें ध्यान देना कि कुमाऊं में जो जनेऊ कार्यक्रम हुआ था, जनेऊ कार्यक्रम का मतलब क्या था कि जो शिल्पकार वर्ग थे उनके द्वारा जो जनेऊ धारण कौन सा किया गया था, वह 1913 में किया गया था कुमाऊं में, और गढ़वाल में यह हुआ था 1920 में। और जब बात करते हैं कि पौड़ी चौथकोट में आर्य समाज की स्थापना 1925 में हुई थी, किसने की थी, केसर सिंह रावत ने की थी। और 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना अल्मोड़ा में कौन सा हमारी की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 9वां हमारा प्रश्न है कि भक्त दर्शन ने राजर्षि की उपाधि किसे दी थी। हमारे जो टिहरी रियासत के हमारे महत्वपूर्ण शासक थे, इनकी अभी बात चल रही है। तो भक्त दर्शन ने जो राजर्षि की उपाधि दी थी वह दी थी हमारे कीर्ति शाह को। तो कीर्ति शाह के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, तो कीर्ति शाह को भक्त दर्शन ने राजर्षि की उपाधि दी थी और कीर्ति शाह को ही उत्तराखंड का अकबर भी कौन सा कहा जाता है। और कीर्ति शाह के द्वारा कीर्ति नगर की स्थापना
1896 में कौन सा हमारी की गई थी। और टिहरी नगर पालिका की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी। और टिहरी जो घंटाघर है इसकी स्थापना भी 1897 में हुई थी। तो दो बातें ध्यान देना, टिहरी नगर पालिका की स्थापना 1897 और टिहरी घंटाघर 1897 दोनों सेम है, 1897 और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1901 में। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि देखिए मैं ज़रूरी नहीं कि आपको लगातार वीडियो दूं, तो कुछ 1 या 2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन जब भी आपको प्रश्न दूंगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो भी होंगे वहाँ पर ये महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाएंगे आपके पेपरों में। तो जब बात करते हैं कि 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए पुस्तकें व उनकी रचनाकार दिए गए हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। तो देखिए पहला हमारा पहली जो किताब है स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं का योगदान, यह किताब इंद्र सिंह नयाल की है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं कमिश्नरी का योगदान, यह मदन मोहन करगेती की है, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्रता आंदोलन में गढ़वाल का योगदान, यह टी.एस. कंडारी की है, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान, यह जो किताब है यह डॉक्टर महावीर प्रसाद की नहीं है, यह डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडाल की है। देखो मैंने लिखा भी है, इसका चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो 10वें का हमारा चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह जो स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान है, यह किताब हमारी किसकी है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडाल की है। और 11वां हमारा प्रश्न है कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिस्टोरिकल टू पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं, मतलब कुमाऊं की राजनीति पर एक बात चल रही है। तो हिस्टोरिकल टू पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं, यह किसकी रचना हमारी है, तो यह है हमारी 4 आपके पास ऑप्शन है, यह हमारी है डी.डी. तिवारी की। तो जब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल टू पॉलिटिकल साइंस ऑन कुमाऊं, से बोलते हैं कुमाऊं का इतिहास और राजनीति। कभी कभी आपसे क्या पूछते हैं, एग्जाम में घुमा देता है, वहाँ पर जरूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल टू पॉलिटिकल साइंस ऑन कुमाऊं दिया हो, वहाँ पर कुमाऊं का इतिहास और राजनीति भी दिया जा सकता है ना। तो इसमें हमारे कुमाऊं क्षेत्र पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश जैसे कुड़िंद राजवंश, कतरी राजवंश, चंद्र राजवंश, पवार राजवंश, इन सभी का वर्णन हमें मिलता है। और इस पुस्तक के अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण, आपने जो कुमाऊं कमिश्नर जो हमारे आए थे, तो उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। इस किताब में ट्रेल को हमारे इन्होंने जालिम की संज्ञा दी है, और गोवंद को इन्होंने निर्बुद्धि कहा था, और बैटन को इन्होंने स्वार्थ परायण कहा था, और रैमजे को इन्होंने कहा था, मैं लिखा हुआ देखो, एकाधिपति शासक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस किताब के बारे में, इसमें क्या क्या था करके। और हमारा 12वां हमारा प्रश्न है कि सूची 1 में कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं और सूची 2 में इनके स्थान दिए गए हैं, मतलब कहाँ से निकलते थे करके। तो इनका आप लोग बताइए, मिलान कीजिए। तो युगवाणी जो कि हमारे कहाँ से निकलती थी, यह हमारे देहरादून से ही निकलती थी, बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। पहाड़ जो कि नैनीताल से था, बिल्कुल सही है। और आज का हिमालय बिल्कुल पिथौरागढ़ से था, और पूर्वासी अल्मोड़ा से। तो देखो 1 2 3 4, तो इसके 4 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, सही हो गए। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, यह है हमारे बी में, 1 2 3 और 4। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कितने 12 प्रश्न हो गए। 13वां हमारा प्रश्न है कि 13वां हमारा प्रश्न है कि राजी जनजाति के कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जब बात करते हैं हम राजी जनजाति की, तो राजी में मूक विनिमय प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल ठीक है। और सर्वाधिक राजी चंपावत में निवास करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, पिथौरागढ़ के अंदर निवास करते हैं। और बागनाथ राज्य हो गया है, तो बागनाथ राज्य के हमारे क्या है, मुख्य देवता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 भी सही है और 3 भी सही है, तो केवल 1 और 3। तो राजी जनजाति के बारे में जब बात करते हैं, तो सबसे कम हमारी जनजाति है राजी जनजाति। और इनकी हमारी भाषा क्या है, इनकी हमारी राजी की जो हमारी भाषा है, इनकी है मुंडा भाषा है। और इनके निवास स्थान को हम रौतुला के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं राजी जनजाति के बारे में, कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, हमने कुछ और भी प्रश्न देखने हैं। तो हमारा प्रश्न है 14वां कि राष्ट्रीय राजमार्ग 109 कहाँ से निकलता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 19 है, यह रुद्रपुर हल्द्वानी नैनीताल कर्णप्रयाग वाला राजमार्ग हमारा होता है। और 309 काशीपुर रामनगर धूमाकोट और श्रीनगर। और खाली जो 9 हमारा है सितारगंज खटीमा चंपावत और पिथौरागढ़। तो इसका जो हमारा सही हमारा आंसर था वो था हमारा ए।
15वां हमारा प्रश्न था कि उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही का चयन करें। तो जो कान में पहनते हैं मूरखली, गोरख, बुजनी, बिल्कुल सही है। और पैर में कंडुआ, इमरती, लच्छा, ये भी बिल्कुल सही है। और गले में हमेर, हंसुली और तिलहरी, बिल्कुल सही है। तो इसका डी आंसर हमारा सही है, सभी सही। और 16 हमारा प्रश्न है कि राज्य के जिले के प्रमुख मेले दिए गए हैं और उन्हें सुमेलित करना है कि वो किस जिले में है। तो जो हमारा तुमड़िया में जो हमारा मेला है यह लगता है हमारे चमोली में। और बौखनाक जो मेला हमारा है ये लगता है उत्तरकाशी में। और कानू मेला देहरादून के चक्राता में लगता है। और जगन्नाथ में लगता है हमारे पिथौरागढ़ में। तो इसको हो गया 4, 3, 2 और 1 सही। तो ऐसा हमारा प्रश्न ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, वो हमारा है डी वाला सही ना। तो ये हमारा डी इसका सही आंसर होगा। और 17वां हमारा प्रश्न है कि झपटो छिनो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो झपटो छिनो आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था वो गोविंद सिंह रावत ने किया था। नंदा देवी नेशनल पार्क से इसका संबंध हमारा होता है। मैंने कुछ इसके बारे में लिखा भी है, देखो कि झपटो छिनो आंदोलन का नेतृत्व हमारे गोविंद सिंह रावत ने किया था, जो कि 21 जून 1998 को देखने को मिलता है हमारे। इस संघर्ष का जो मेन उद्देश्य क्या था हमारा, 15 जुलाई 1998 को ग्रामीण अपने पशुओं के साथ जबरन नेशनल पार्क में घुस गए थे हमारे, जो कि हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा होता है। और कुछ बातें और लिखी हैं, लिखे देखो कि झपटो छिनो आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में 1998 में स्थानीय ग्रामीण द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पर अपने पारंपरिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए चलाया गया एक बड़ा जन आंदोलन था। यह आंदोलन सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किए गए वनों पर अपना हक वापस लेने के लिए वनों को झपटने छीनने से किया गया था हमारा। तो ये कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी मिलती हैं आपको। देखो कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि रवाई आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, इसका नेतृत्व दयाराम रवाल्टा ने किया था, जो कि टिहरी रियासत से संबंधित हमारा होता है। और चिपको आंदोलन 1972 में गौरा देवी जो कि चमोली से होता है। और 1970 का जो आंदोलन था हमारा यह राज्य स्तरीय हमारा होता है। लेकिन डूंगी पैंतुली आंदोलन 1980 में हुआ था। थोड़ा सा इनका जो ईयर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कहीं पर कन्फ्यूजन है। तो फिर भी जो डूंगी पैंतुली आंदोलन था यह चमोली से था, इसका नेतृत्व मथुरा देवी ने हमारा किया था। और पानी रखो आंदोलन जो कि हुआ था 1989 में हुआ था, इसका नेतृत्व सचिनानंद भारती ने किया था। उपराकाल गाँव पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हमारा होता है। और रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 सुरेश भाई भिलंगना घाटी टिहरी से है। और झपटो छिनो आंदोलन जो कि 21 जून 1998 गोविंद सिंह रावत जो कि चमोली से संबंध हमारा रखता है। और मैती आंदोलन तो आपको पता ही है 1995 कहीं पर 96 आपको दिया होगा, तो ये कल्याण सिंह रावत हमारा कौन सा, चमोली। ये बाकी ये होते हैं। और 18वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में गलत युग्म कौन सा है। तो नैनीताल छावनी 1841 बिल्कुल सही है। लैंसडाउन छावनी 1887 बिल्कुल सही है। और रुड़की छावनी 1853, यह थोड़ा सा 1850 यहाँ पर गलत है क्योंकि 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मुंह पर वही आ रहा है जो इसका सही आंसर है। तो रुड़की छावनी 1853 थी, 1850 लिखा हुआ है जो कि गलत है। और रानीखेत छावनी 1869 बिल्कुल सही है। और 19वां हमारा प्रश्न है कि चंद वंश में मेजबानी दस्तूर एक कैसा कर था। तो मेजबानी जो दस्तूर था यह क्यों लिया जाता था, क्योंकि यह एक क्या था हमारा, बताइए आप लोग, रक्षा करता, भूमि करता, सीमाएं चुंगी करता, छिपाई गई संपत्ति पर करता, यह था हमारा रक्षा कर। तो रक्षा के लिए यह कर लिया जाता था हमारा मेजबानी दस्तूर। लिखा है देखो हमारा कि चंद वंश में मेजबानी दस्तूर एक रक्षा कर था जो कि मराठों के चौथ कर के समान हमारा होता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि वह चंद वंश में ऐसा कौन सा कर था जो कि मराठों के चौथ कर के समान था। वह था हमारा मेजबानी दस्तूर। तो आज का अंतिम हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए ऐसे प्रश्न में एग्जाम बन जाता है, जैसे बागेश्वर की स्थापना की बात करते हैं, कब हुई थी बागेश्वर की स्थापना, ये हुई थी हमारी जब बात करते हैं 1997, बिल्कुल सही है। और चंपावत की स्थापना 1997 और रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997। तो ये हमारे सभी सही हैं। अब ऐसा प्रश्न मैंने क्यों डाला, क्योंकि कभी कभी यह होता है कि आप बहुत गहराई में चले जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को भूल जाते हैं, क्योंकि रिविजन के तौर पर आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि कुछ जिलों की स्थापना की, तो आपको सबसे पहले देहरादून की स्थापना कहीं पर 1817 मिल जाएगी या कहीं कहीं पर आपको 1871 मिलता है। तो इन दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे उन पर आप लोग गौर कीजिएगा। बाकी जब बात करते हैं हम लोग पौड़ी गढ़वाल जिले की स्थापना, तो आपको कहीं पर 1839 मिलेगा, कहीं पर 1840 मिलेगा। ये दोनों आपको थोड़ा विवाद खड़ा करते हैं आपके
परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इन दोनों में थोड़ा अंतर समझना, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो 1839 में पौड़ी ज़िले की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय 1840 में पौड़ी में हमारा आया था। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न इसमें है, तो बाकी तो बहुत आसान आसान हमारे होते हैं, जैसे कि अल्मोड़ा और नैनीताल की स्थापना हुई थी हमारी 1891, और उसके बाद टिहरी की स्थापना हुई थी 1949, और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली की स्थापना हमारी हुई थी 1960, और उसके बाद हरिद्वार की हम बात करते हैं 1988 में हमारे हरिद्वार की स्थापना हुई थी, और यूएस नगर की स्थापना हुई थी 1995। बाकी बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग की हुई थी 1997। तो कुछ आसान से हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके इस 20 में से कितने प्रश्न हमारे क्या हुए, सही हुए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे प्रश्न ला सकूँ, और मेरी उम्मीद हमेशा रहती है कि आपको मैं अच्छे प्रश्न दूँ। तो इसके साथ-साथ कुछ जीएस के भी अब टेस्ट सीरीज़ में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, लेकिन वो 20 प्रश्न नहीं होंगे, वो 100 प्रश्न होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, पहला प्रणाम।